डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया गया है। अहम फैसले भी मुतवक्के हैं, जबकि वज़ारतों की कारकर्दगी पर भी गौर किया जाएगा। मुल्क के अंदर तो जो सूरत हाल है उस पर ज़्यादा बात नहीं, सवाए दो तीन बातों की। एक तो IMF का जो डेलीगेशन पाकिस्तान आया है, ये क्या बात करने जा रहा है पाकिस्तान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। और इससे पहले वो जो पाकिस्तान से मुज़ाकरात हमेशा उनके होते रहे हैं, तो वो एलिट कैप्चर की बात करते रहे हैं, अखराजात की अब ज़्यादा अखराजात कर रहे हैं, ये बात अखराजात में कमी करे हुकूमत, ये सारे। और फिर इस दौरान जो कुछ मामलात हुए, तो IMF की जो टीम है उनको कुछ तो नहीं, काफ़ी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब वो कहाँ तक हमारी वज़ारत ख़ज़ाना और हुकूमत उनको बयान कर पाती है, तो ये देखना है। IMF का डेलीगेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि इस अरेंजमेंट में दो बड़े अहम इत्तेहादी हैं जिनके बगैर ये अरेंजमेंट चल नहीं सकता। उनमें से एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और एक मुस्लिम लीग नवाज़ है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, उनकी मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत से मुलाकात नहीं हो पा रही। चंद नामालूम वजूहात की बुनियाद पे, पता नहीं मुस्लिम लीग नून उनको वक्त नहीं दे रही, क्या मामला है। क्योंकि इससे पहले जरदारी साहब लाहौर में थे, जब ये सारे वहाँ पे बड़े इवेंट्स हुए, तो जरदारी साहब एज अ प्रेसिडेंट वहाँ मौजूद रहे लाहौर में, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, ना उनको कहीं मदऊ किया गया किसी बड़ी सर। उस पर तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान के थे, वो मैंने आपको बताया था, बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके। उसके बाद जरदारी साहब से उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने कहा जी हम जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे और आप कुछ देर इंतज़ार करें और तहरीरी मुआहदा है वो दिखाया जाए। बहरहाल वो पार्टी का अपना अंदरूनी मामला। उसके बाद जरदारी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए। यहाँ पर जो है इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने हमारे मौजूद मेहमान बाहर से आए हुए थे, उनका इस्तकबाल किया। फिर वो नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात करने के लिए लाहौर चले गए। लाहौर में उनकी मुलाकात नवाज़ शरीफ साहब से हो नहीं सकी। फिर वो गालिबन कराची चले गए या कहीं और उनकी रवानगी है या कहाँ पर। फिर खबर चली कि बिलावल जो हैं वो आज शहबाज शरीफ साहब से मिलेंगे और तहफ़्फ़ुज़ात रखेंगे। आज बिलावल साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात नहीं हुई। तो बराह करम ये दो इत्तेहादी कम से कम आपस में मिलें और उसके बाद मिल के अफ़ाम तफ़हीम से मामला जो है वो अपोजिशन के साथ बैठ के पोलिटिकल नॉन पोलिटिकल तमाम स्टेक होल्डर्स आवाम समेत वो बैठ के ये जो एक पोलिटिकल टर्मोइल है इससे आगे मुल्क को निकालें। हालात जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ हर वक्त हर लम्हा जो है वो तेज़ी से दुनिया के हालात तब्दील हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की जो हैं वो एक अजीब व गरीब किस्म का तमाशा खड़ा करके वाशिंगटन से लंदन पहुँचे थे और लंदन पहुँचने के बाद हमने पहले बात की थी कल भी और परसों भी कि उनको बड़ा रॉयल उनका इस्तकबाल किया गया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, केयर स्टैमर से, 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे। उसके बाद उनकी किंग से मुलाकात हुई, किंग चार्ल्स से। और ये बड़ा अनयूजुअल है कि इतना उनको बड़े लेवल पे उनका इस्तकबाल किया गया। उसके बाद जो यूरोपियन लीडर्स थे या यूरोप से बाहर के भी, क्योंकि उसमें जस्टिन ट्रूडो भी थे कनाडा से, वो सारे मौजूद थे और मैक्रोन भी थे और जर्मन चांसलर भी थे और सारे काफ़ी उसमें कल हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और उसमें उम्मीद ये की जा रही थी कि कोई बात आगे बढ़ेगी, कोई ये मामलात किसी बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन मज़ीद फड्डा हो गया और आपस में फड्डा हो गया, मज़ीद फड्डा हो गया। और वो फड्डा ये हुआ कि प्रेसिडेंट मैक्रोन जो हैं उन्होंने एक सीज़ फायर प्लान की तजवीज़ दी कि 1 महीने तक जंगबंदी की जाए यूक्रेन और रशिया के दरमियान। और इस 1 महीने की जंगबंदी जो है ये इसमें देखा जाए कि रूस के क्या उनके मतलब वो क्या सोच रहा है, रशिया सोच क्या रहा है, पुतिन क्या सोच रहा है। 1 महीने के दौरान सोचा जाए कि आखिर ख्यालात क्या हैं, खुल के सामने आ जाए ना पुतिन के, वह जंगबंदी हो गई है और पुतिन जो है उनके ख्यालात सामने आ जाएं। तो मैक्रोन साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये मंसूबा पेश किया 1 महीने की जंगबंदी का। अच्छा, उसके बाद जो है वो उन्होंने फिर उसके बाद ये बयान दिया कि बरतानिया में सेकंड स्लाइड को, ये चूँकि हसास मौज़ूआत है इसलिए बिल्कुल इसका रेफरेंस देके बात की जाए तो मुनासिब है। ये सेकंड स्लाइड फ्रांस 24, उन्होंने कहा कि बरतानिया और फ्रांस जो है वो 1 महीने की जंगबंदी पे गौर कर रहे हैं, सेज मैक्रोन। ये हो गया, अच्छा जी, बड़ी ज़बरदस्त बात है। अब यहाँ ये मामला बड़ा अहम होता है कि जब जंगबंदी होती है तो दूसरा फरीक भी तो करता है ना जंगबंदी। एक फरीक
जो है उसने जंगबंदी कर दी यूक्रेन ने, उधर से वो ठुकाई पे ठुकाई किए जा रहे हैं पुतिन। तो ये कैसी जंगबंदी है भाई? जंगबंदी में तो दोनों शामिल होते हैं तो जंगबंदी होती है ना। जैसे भी गजा में है तो हमास की तरफ से भी है और इसराइल की तरफ से भी, जो ख़त्म हो गई और उसमें बड़े गंभीर हालात पैदा हो रहे हैं वहाँ पे उसमें। लेकिन जंगबंदी का तो बुनियादी असूल ये होता है ना कि दोनों तरीक। अब जनाब इन्होंने कह दिया कि बरतानिया हमारे साथ है, बरतानिया और फ्रांस दोनों मिलके, ये जो अभी हमने कोट किया है फ्रांस 24 को, इन्होंने कहा बरतानिया और हम मिलके 1 महीने की जंगबंदी करवाने जा रहे हैं। उस जंगबंदी के दौरान तय हो जाएगा कि पुतिन चाहता के अंदर से, और ये प्लान लेके हम जा रहे हैं अमेरिका, और अमेरिका जाएंगे और अमेरिका से कहेंगे कि भाई हम, आप बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं कि पुतिन जो है वो जंग नहीं छेड़ता, तो हमने भी मौका दे दिया पुतिन को कि वो इस दौरान बताए कि भाई वो अमन में खुश है कि नहीं है। अब जनाब इस प्लान को पता चला कि जो बरतानवी वज़ीर आज़म है उनसे प्रेसिडेंट मैक्रोन ने बात ही नहीं की, उनका नाम ले दिया। उनसे बात ही नहीं की, उनका नाम ले दिया कि बरतानिया और फ्रांस दोनों, ये फ्रांस 24 सेकंड स्लाइड दोबारा देखें, दोबारा दो गौर से। फ्रांस एंड यूके वर्किंग ऑन 1 month यूक्रेन ट्रस्ट सेज मैक्रोन, ठीक है। उसके थोड़ी ही देर बाद यही फ्रांस 24 जो है ये खबर दे रहा है 4th, यूके सेज नो एग्रीमेंट विद फ्रांस ऑन यूक्रेन पार्शियल ट्रस्ट प्रपोजल। यूके भाग गया, उन्होंने कहा भाई ये क्या, ये आपने हमारा नाम कहां से डाल दिया है? यानी आप ये देखें, दो बड़े इत्तेहादी, ये वैसे जो ज़ेलेंस्की है ना, ये वो मोहल्ले की बुआ नहीं होती जो लड़वाती फिरती है लोगों को, झगड़े करवाती फिरती है खानदानों में, ये उस तरह का एक कैरेक्टर लगता है मुझे। इसने पहले उधर फटा खड़ा कर दिया यूरोप का, नेटो का, EU का, अमेरिका के साथ, फिर यूरोप आया वापस अपने, इसने मुबारक कदम रखे और फ्रांस और बरतानिया का झगड़ा करवा दिया। ये आदमी चाहता क्या है? ये खास मोहल्ले की बुआ, घरों में झगड़े, ठीक है, रिश्ते करवाना, रिश्ते तोड़वाना, ये वो रोल है इसका। अब जनाब ये फाइनेंशियल टाइम्स ने इसके ऊपर खबर लिख दी कि आराम से यूके डिस्टेंसेस इटसेल्फ फ्रॉम, ये फर्स्ट लाइन, आराम से यूके जो है खामोशी से साइड पे हो गया, जो है उन्होंने कहा कि हटो बचो, हम इसका हिस्सा ही नहीं है। मैक्रोन ने प्रपोजल दिया सीज फायर का, हम हिस्सा ही नहीं। आप तमाशा देखें कि ये समिट जो है ये बरतानिया में हुई है, और मैक्रोन भी बरतानिया में है और वजीर आजम भी बरतानिया में, बरतानिया के, और सारे लोग वहां हैं, और प्रपोजल पेश हो रहा है, उसका एलामिया इशू होना है, उसका कोई मतलब कोई बात तो होगी ना, कुछ भी नहीं हुआ, ठुस। वो बरतानिया पतली गली से साइड पे निकल गया। वो मैक्रोन उधर कह रहे हैं कि यार बरतानिया से पूछ के हमने किया, उन्होंने हमसे पूछ के नहीं किया, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, उस ज़ेलेंस्की भी खड़े हो गए उधर, ज़ेलेंस्की चिगोवेरा बने हुए तो खड़े हो गए, उन्होंने कहा लड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, गिर जाऊंगा, मैं हर सूरत में जंग लड़ूंगा, और ऐसा है कि मैं तो लड़ूंगा। अच्छा, अब ये तो हो गया ना, ये मोहल्ले की बुआ वाला किरदार ज़हन में रखें आप। इसने लड़वा दिया अमेरिका को यूरोप से, और उसके बाद यूरोप के अंदर फटा। उसके बाद यानी देखें ना, 2-3 करीबी मुल्क भाई, पहले तो रशिया का फटा करवाया ना ये पूरा अमेरिका के साथ, और ये जंग करवाई, फिर उसके बाद अमेरिका और नेटो और EU का करवा दिया फटा, उसके बाद बरतानिया का और फ्रांस का करवा दिया फटा, अब बरतानिया के अंदर करवा दिया फटा। बरतानिया के जो सफीर हैं हजूर मोहतरम, वो लॉर्ड मेडलसन, पीटर मेडलसन, वो वॉशिंगटन में बरतानिया के सफीर हैं, बरतानिया के वॉशिंगटन में सफीर हैं। उन्होंने जनाब वॉशिंगटन से बयान दिया, और बयान उन्होंने दिया कि यूक्रेन जो है, ज़ेलेंस्की तो बंदे के पुत्र बन जाओ, जो ट्रंप कह रहा है उसकी बात मानो, और तुम फौरी तौर पे जो रेयर अर्थ मिनरल्स का मुआहदा है उसके ऊपर तुम अमल दरामद करो। अब बरतानिया का सफीर जो अमेरिका में है, ये बरतानिया का वजीर आजम कुछ और कह रहा है, उनका सफीर कुछ और कह रहा है। वो सफीर को जो है, वो सफीर जो है, सफीर मोहतरम जो वाशिंगटन में है, वो वाशिंगटन की कहानी उन्होंने पकड़ ली। ये खड़े हैं यूक्रेन के साथ, वो खड़े हो गए जाके ट्रंप के साथ। नया रौला, कितना बड़ा रौला, ज़ेलेंस्की कैरेक्टर।
अब जनाब उधर क्या हुआ कि जो लॉर्ड मेंडलसन, अब आप ये देखें कि स्काई न्यूज़ उसके बाद वजाहतें करता फिर रहा है कि ये 6th कि लॉर्ड मेंडलसन का जो क्लेम है कि यूक्रेन शुड कमिट टू सीज फायर बिफोर रशिया, रूस बाद में जंग बंद करेगा, पहले यूक्रेन अपनी गोलाबारी बंद करे, ये जो है ये गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने यहां से वजाहत की कि भाई ये जो सफ़ीर मोहतरम है, ये फिर गार्डियन खबर वजाहतें हो रही हैं ना कि 7वीं पीटर मेंडलसन के जो यूक्रेन कमेंट्स हैं वो हुकूमती पॉलिसी नहीं है, वो उनका ज़ाती ख्याल है। वो ज़ाती ख्याल है सफ़ीर का। बरतानिया का सफ़ीर जो अमेरिका में है वो खड़ा हो गया ट्रंप के साथ, बरतानवी वज़ीर आज़म खड़े हैं ज़ेलेंस्की के साथ, मैक्रो भी ज़ेलेंस्की के साथ हैं, मगर वो कह रहे हैं कि जी जो है वो जंगबंदी कर दी जाए। वो जंगबंदी ज़ेलेंस्की कह रहा है कि मैं जंगबंदी कर दूंगा तो उधर से गोलाबारी हो रही है, उधर से तो गोलाबारी हो रही है मेरे ऊपर, तो मैं कैसे जंगबंदी करूं, मैं कहां जाऊं, मुझे बताओ। अच्छा सबको लड़ू क्या, वो फंस गया, बीच में फंसा हुआ है। अब बरतानिया के बाद वो कहां जाएगा भाई, अब ना उसको बुला रहा है ना कोई दावत दे रहा है, सब डर गए हैं, हटो बचो जहां जाता है लड़ा देता है लोगों को। तो अब वो जनाब एक मसला, डिफेंस समिट खत्म हो गई किसी एलामिया के बगैर। अच्छा उसमें एक नया लफ्ज़ सामने आया है कि ये कोलिजन ऑफ विलिंग बनेगी। अब ये एक ऐसा लफ्ज़ है कि कोलिजन ऑफ विलिंग, एक होता है नेटो अलायंस इत्तेहाद, कोई SCO, कोई ब्रिक्स, कोई क्वाड, इवन कोई मतलब, अब ये कोलिजन ऑफ विलिंग जो है ना एक ऐसी एक बेहुदा किस्म का आवारा सी टर्म है, और ये वो 1970 से चल रही है ये कोलिजन ऑफ विलिंग। ये होता है कि जी वक्ती तौर पे एक कोई हदफ, कोई पॉलिटिकल या कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव गेन करना हो तो एक ढीला ढाला सा वक्ती तौर पे कोलिजन बन जाता है, तो उन्होंने कहा कोलिजन ऑफ विलिंग बनेगी। अच्छा कोलिजन ऑफ विलिंग ये इसको आप पढ़े ना सर में, आप मतलब एक दर्द सरी है कि कोलिजन ऑफ विलिंग क्या भला है। इन्होंने कहा कोलिजन ऑफ विलिंग बनेगी, और कोलिजन ऑफ विलिंग बन के जो है ना वो रूस के खिलाफ एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी हो जाएगी। ये किसिंजर के दौर में ये आया था, ये टर्म आई थी, और MIT के प्रोफेसर थे और उन्होंने ये कॉइन की थी, फिर किसिंजर ने ख़त लिखा था उनको बाकायदा। तो इसके ऊपर ये जो है, इसके ऊपर एक पूरा जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको सजेस्ट करते हैं ये जो इंटरनेशनल अफेयर्स के, इसको देखें कोलिजन ऑफ विलिंग एंड इंटरनेशनल लॉ, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। ये वक्ती तौर पे एक बनती है, ये पब्लिकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है इस पे, और इसमें जो ये रोडेलिस्की और उसमें इन्होंने ये कैम्ब्रिज वालों ने छापा, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये कोलिजन ऑफ विलिंग क्या चीज़ है। तो कोलिजन ऑफ विलिंग जो है ये इसका कोई बस ये ऐसे ही है, ये बन जाती है। ये बिल्कुल आप समझें कि जिस तरह ये पहली खलीजी जंग में या दूसरी, या ये जो 2003 में जब अटैक होना था तो अमेरिका के साथ नेटो नहीं गया था, इराक वाला अटैक, और बल्कि कोलिजन ऑफ विलिंग बन गई थी। तो एक कोलिजन ऑफ विलिंग है जो ढीला ढाला से इत्तेहाद बन जाता है कि जी हमने, अब वो कोलिजन ऑफ विलिंग बन गई है, मगर उस कोलिजन ऑफ विलिंग में कौन से मुल्क हैं कौन से नहीं हैं, क्या उसको कोई ऐलान हुआ है, कोई उसका इजलास होगा, क्या होगा। UK उधर भाग गए, मैक्रो उधर निकल गए, ज़ेलेंस्की इधर दरमियान में कह रहे हैं कि मैं जो हूँ मैं तैयार हूँ, मुझे वापस बुलाएं अमेरिका, मैं अभी भी करूँगा, ये करूँगा, लेकिन अपने आदाब पे करूँगा, ये होगा, पता नहीं क्या उठपटा वहाँ अजीबो गरीब मामला चल रहा है। इसी दौरान जो है तो ये वहाँ पर जो उनके NSA हैं माइक वॉल्स, उन्होंने ये कहा है कि भाई हम यूक्रेन से बिल्कुल बात करने को तैयार हैं, लेकिन जो ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने ज़ेलेंस्की को एक और नाम दे दिया, वो नाम मैं दोहराना नहीं चाह रहा, उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उसमें ज़ेलेंस्की को उन्होंने एक और नाम दे दिया। वो नाम जो है वो मैं इसे हम दिखा देते हैं, CNN की स्लाइड, उन्होंने एक और नाम दिया। उन्होंने कहा है ये जो है ये इस तरह 15th उन्होंने कहा है कि ये इस तरह बहस करता है हमारे साथ, ठीक है, जिस तरह ये ख़वातीन बहस करती हैं इस तरह वो हमारे साथ बहस करता है। अच्छा अब मसला ये है, तो ये जनाब ज़ेलेंस्की, तो उन्होंने और साथ ही उन्होंने कहा कि जो माइक वॉल्स हैं उन्होंने इसी इंटरव्यू में कहा, जो इंटरव्यू उनका है CNN में, उन्होंने कहा कि भाई यूक्रेन मेंबर तो किसी सूरत नहीं बनेगा नेटो का, बार बार क्लियर हो चुका है। तीसरी जो बात है उन्होंने कहा है कि ये कोई दूसरा अगर शख्स आ जाए, अच्छा जो माइक पेंस नहीं, जो पीटर जॉनसन है,
जो उनके स्पीकर हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो ज़ेलेंस्की हैं इनको शायद रिज़ाइन करना पड़े, इनको शायद अपना ओहदा छोड़ना पड़े, यूक्रेन की सदारत से अलग होना पड़े। उसके ऊपर ज़ेलेंस्की जो हैं वो कह रहे हैं मुझसे इस्तीफ़ा लेना इतना आसान नहीं है। अगर दुनिया में कोई भी मुल्क ये समझ रहा है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा तो मुझसे इस्तीफ़ा लेना इतना आसान नहीं है, और ये जो है ये मुझसे इस्तीफ़ा लेना जो है वो बहुत भारी पड़ेगा। जो मुल्क भी, चाहे वो यूरोप का हो या अमेरिका हो, जो भी मुल्क मुझसे कहेगा स्टेप डाउन कर जाओ। हाँ, अगर नेटो का मेंबर बना दिया जाए और उससे जंग जारी रखी जाए और मज़ीद असला दे दिया जाए तो फिर मैं सोच सकता हूँ कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँ, लेकिन उससे पहले मैं इस्तीफ़ा किसी सूरत नहीं दूँगा। अब जनाब यूरोप जो है वो ये डिफेंस समिट अगर ना होती, अगर ये ना होती तो ज़्यादा बेहतर होता।